जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टैब पर। आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 4 के साथ हम लोग हाजिर हैं आप सभी की सेवा के लिए। तो सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके और लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी के, उन सभी सेट से क्वेश्चन निकाले गए हैं और यहाँ पर उन सभी क्वेश्चन को दिखाया गया है। इस क्वेश्चन शीट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो इतिहास, नागरिक शास्त्र यानी हिस्ट्री, सिविक्स और साइंस और ज्योग्राफी इत्यादि संबंधित मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। और एक और बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि इस वाले जो प्रैक्टिस सेट 4 है, प्रैक्टिस सेट 4 में इसके पहले 3 और सेट आ चुके हैं, तो उसमें इतिहास के इसके पीछे का और उसके बाद गुप्त वंश हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अलग अलग, जैसे इतिहास क्रमानुसार चलता है वैसे हम लोग वैसे क्वेश्चन भी इसमें प्रैक्टिस सेट में लिए हैं। इसमें केवल इतिहास में और नागरिक शास्त्र में, बाकी सब में मिले जुले क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में आए हैं। तो आइए गुप्त वंश में जो हम लोग को पढ़ना है, गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो श्रीगुप्त था, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। आपको कमेंट में बताना कि दिनार वर्तमान में किस राज्य की मुद्रा का नाम है। अगला है लिखा हुआ कि समुद्रगुप्त का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति नाम का एक प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त का पहली बार उल्लेख मिला है। गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो इनके दरबार में थे। ठीक है, विक्रमादित्य जी। अगला, गुप्त काल में किस धर्म को सबसे अधिक संरक्षण मिला? तो गुप्त धर्म में सबसे ज्यादा वैदिक धर्म को संरक्षण मिला। जैसे हर धर्म में मिलता है, हर अलग अलग, जैसे आप लोग सुने होंगे कि बौद्ध धर्म को इस वाले काल में ज्यादा संरक्षण मिला, जैन धर्म को इसमें मिला। गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। अंग्रेजी में अक्सर हम लोग क्लास 12th में जब लोग बनाते हैं सेंटेंसेस को, समुद्रगुप्त वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में चरम पर था? तो यहाँ पर गुप्त काल की बात हो रही है, तो यहाँ बिल्कुल गुप्त काल में सबसे चरम पर था। अच्छा, किस स्कंदगुप्त ने किन आक्रमणकारियों को हराया था? ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हूणों को किसने सबसे ज्यादा हराया था? तो हूणों को स्कंदगुप्त ने हराया था। हूण एक प्रजाति थी, तो सबसे ज्यादा इन्होंने हराया था। अगला, गुप्त काल का प्रमुख साहित्यिक कार्य कौन सा है? तो रघुवंश जो रचना है वो सबसे प्रमुख है साहित्य की दृष्टि से। अगला प्रश्न, गुप्त काल में विकसित शून्य की अवधारणा का श्रेय किसे जाता है? तो शून्य की अवधारणा आर्यभट्ट, सबको पता है, आर्यभट्ट ऑप्शन नंबर ए। अब 11वें प्रश्न पर चलेंगे और यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, इतिहास से हम लोग नागरिक शास्त्र की ओर चलेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे ऊपर हम लोग अभी गुप्त काल पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? संविधान के प्रमुख भाग है। तो भाग से कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हुए हैं या फिर प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान सब लोग, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मूल अधिकार का यानी मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है? तो भाग 3 में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए टोटल कितने भाग, कितने अनुच्छेद हमारे संविधान में है। ठीक है, या फिर टोटल अनुसूचियां, भाग और अनुच्छेद तीनों बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख है? तो सबको पता है भाग 4 में नीति, ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को दिए जाते हैं कि भैया आपको ध्यान रखना अपनी प्रजा का, तो वो है। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 कहता है भारत का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख करता है? तो भाग 11, भाग 11 जो है यानी ऑप्शन सी जो है वो संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 14वां है, भारत के संविधान के भाग 6 किससे संबंधित है? भाग 6 है राज्यों में जो कार्यपालिकाएं चलती हैं उससे संबंधित है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय संरचना का वर्णन है? तो सबसे पहला राज्यों का संघ होगा, ऐसा करके लिखा हुआ, भारत राज्यों का संघ होगा, तो भैया भाग 1 में ये बात लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाग 9A में भारतीय संविधान किससे संबंधित है? 9A में क्या बातें लिखी हुई है? तो 9A में नगर पालिकाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सबको पता है ना। 1992-93 में भारत में नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायत अस्तित्व में आए थे। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट, आपातकालीन वर्णन किसमें है? तो यहाँ पर देखिए ये 8 होता है, ये 10 होता है, तो टोटल 18। अगर आप कंफ्यूज हैं इसमें तो बिल्कुल ध्यान रखिए, इसको 10 हम लोग बोलते हैं और इसको 5 बोलते हैं, 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, तो टोटल ये 18। तो भाग 18 में आपातकाल का वर्णन। आपातकाल क्या होता है हम सबको पता, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ठीक है, अगर बाहरी आक्रमण होता है तो अनुच्छेद 352 के तहत, यदि आंतरिक द्वेष होता है तो अनुच्छेद 356 के तहत, और यदि हमारे यहाँ पर वित्तीय आपातकाल लगता है तो 360 के तहत। तो हम लोग याद रखें किस भाग में ये सब बातें हैं, भाग 18 में। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो 10 और 5 15, भाग 15 में किया गया है।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है? तो भाग 5 जो है वो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अंतिम प्रश्न जो इसमें है वो है कि भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में विशेष प्रावधान दिए हुए हैं? तो भाग 16 में, 10 और 6 16, भाग 16 में विशेष प्रावधान किए गए। अब आइए हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, उन पर चलते हैं। पौधों में भोजन का संश्लेषण किस प्रक्रिया से होता है? तो सबको पता है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वो जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी है, और जल का परिवहन यहीं से होता है। पत्तियों का प्रमुख कार्य क्या? भोजन का निर्माण करना, तो भोजन का निर्माण ऑप्शन नंबर बी। और 24वां क्वेश्चन है कि बीज के अंकुरण के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? तो देखिए, जल महत्वपूर्ण होता है, ऑक्सीजन महत्वपूर्ण होता है और टेम्परेचर महत्वपूर्ण होता है। तो ये तीनों चीजें ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे। कौन सा एक रबी फसल है? तो रबी फसल सबको पता है, गेहूं है, जो कि एक रबी फसल है। रबी और खरीफ फसलें, जायद फसलें या फिर नगदी फसलें, विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, वो आपको भूगोल वाले क्वेश्चन में आपको दिखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है, सबको पता है। इंसुलिन, आप सभी लोग को पता होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है लोगों का शुगर, यानी कि ग्लूकोज को शुगर की बीमारी भी बोला जाता है, सब लोग उसको याद रखेगा, है ना, या फिर उसको हम लोग डायबिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी नाम की एक ऊर्जा होती है। देखिए ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो एटीपी का मतलब क्या है? ए से मतलब है एडो, याद रखेंगे, एडेनोसिन, एडेनोसिन, एडेनोसिन। टी फॉर क्या होगा? ट्राई, और पी फॉर फॉस्फेट, फॉस्फेट। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कभी कभी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न आ सकता है, तो इसको याद रखेंगे। एटीपी का नाम याद रखेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल की डबल हेलिक्स संरचना, तो डबल हेलिक्स संरचना की खोज की है वॉटसन एंड क्रीक नाम के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा माना जाता है? तो यदि यहाँ पर बात करें तो त्वचा हर जगह पाई जाती है, त्वचा सबसे बड़ा अंग यहाँ पर है, ऐसे तो सबको पता है। एंटीबायोटिक्स का मुख्य काम क्या होता है? तो भैया बैक्टीरिया, आपके शरीर में जो बैक्टीरिया है उसको नष्ट करना एंटीबायोटिक, इसीलिए डॉक्टर कोई दवा लिखता है तो उसके साथ साथ एंटीबायोटिक लगा देता है। अब आगे चलते हैं, ऐसे प्रश्न जो दिवस, अंतरराष्ट्रीय दिवस से संबंधित आए हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, दैट इज बी ऑप्शन, 8 सितंबर। अगला चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसको आप लोग याद रखिए, 28 फरवरी को मनाया जाता है। कमेंट में ये बताइए सभी लोग कि किसकी याद में भारत में विज्ञान दिवस या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कह लीजिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे के नाम से। अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस, इंटरनेशनल सॉइल डे कब मनाया जाता है? दुनिया भर में 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आप लोग को पता होगा, मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 36वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी जो कम होता है, लाल रक्त कोशिकाएं, इसको ये कम लगातार होता है, किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से होता है, तो इसको कमी बिल्कुल ना होने दें। आगे बढ़ते हैं, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी? तो घेंगा रोग, सबको पता है, गॉइटर। अगला प्रश्न, कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो हम लोग याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट इज द लार्जेस्ट पोषक तत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर न्यूट्रिशन किसी में है तो किसमें भैया? कार्बोहाइड्रेट में। 39वां नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज तत्व कौन सा होता है? तो जो कैल्शियम होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब आपको कमेंट में बताना है कैल्शियम का सबसे प्रमुख स्रोत कौन है।
अगर खाने की बात करें तो खाने वाले पदार्थों में वसा घुलनशील विटामिन कौन कौन से, यानी कि वसा किन किन विटामिन में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर बी है ए, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम आप सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम था, बाद में नाम चेंज हुआ मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, मतलब सरकार के द्वारा, मोदी जी क्या, हालांकि मोदी जी के नाम पे रखा गया। अब कभी कभी इंदिरा गांधी को लोग वो करते हैं, ट्रोल करते हैं कि इन्होंने अपने आप को ही क्यों दे दिया भारत रत्न, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर मोदी जी को भी ट्रोल कर सकते हैं कि अपने ही सरकार में अपने ही नाम पे स्टेडियम कर दिया। वो भी अच्छा व्यक्ति के नाम पे था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे था। खैर वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का घर कौन सा स्टेडियम है ना, तो देखेंगे सॉल्ट लेक यहाँ पर एक स्टेडियम है, ऑप्शन नंबर सी पर, जो कोलकाता में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ प्रश्न आते हैं। कौन सा भारतीय स्टेडियम पहली बार 1987 में क्रिकेट विश्व कप का मेजबान था, जहाँ पर हुआ था क्रिकेट का विश्व कप, तो ईडन गार्डन्स में। आपको बताना है कि हाल ही में जो T20 विश्व कप हुआ है 2024 में, उसमें विजेता और उप विजेता टीम कौन सी है, ठीक है, रनर अप एंड विनर टीम। कौन सा स्टेडियम भारत में फुटबॉल के लिए एक प्रमुख स्थल माना जाता है, फिर से वही क्वेश्चन है, तो सॉल्ट लेक स्टेडियम है, ये ध्यान रखेंगे। माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन आज आप लोग का थोड़ा सा खराब हो गया शायद, कोई बात नहीं, तो हम लोग अगली बार 51 क्वेश्चन कर लेंगे या 60 क्वेश्चन का एक सेट रख लेंगे, ठीक है। भारत में पहला डोम शेप्ड स्टेडियम, डोम शेप्ड का मतलब होता है कि एक प्रकार से गुंबद नुमा आकार का, कौन सा स्टेडियम है, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली का जो है वो गुंबद नुमा आकार का है, ठीक है। डोम शेप्ड से ही प्रश्न आते हैं, गुंबद नुमा शायद हिंदी में आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने 26 नवंबर 2024 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किस क्षेत्र में सुधार करना है, तो भैया वो है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान को गोद लेने की 75वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई, सबको पता है, राष्ट्रीय संविधान दिवस, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर। अगला, इसरो ने 26 नवंबर 2024 को शुक्रयान मिशन को मंजूरी दी। यह मिशन किस ग्रह से संबंधित है, जाहिर सी बात है, शुक्रयान लिखा है तो किससे, शुक्र से ही संबंधित है। इसरो का फुल फॉर्म आप सभी लोग को बताना है, इसरो का इंडियन स्पेस, आगे का 2 आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49वें क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का है कि 26 नवंबर 2024 को कौन सी किताब जारी की गई जो हिग्स बोसन के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष कोटवाल के बारे में है, तो देखते हैं, किताब का नाम है बियॉन्ड द हिग्स बोसन, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, आखिरी भारत में संविधान के अंगीकरण 75वां वर्षगांठ है, तो संविधान दिवस का क्या महत्व है, याद रखेंगे, यह संविधान की स्वीकृति को सम्मानित करता है, यानी कि इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया गया था। तो ये 50 क्वेश्चंस का एक सेट है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये चौथा सेट है, तो इसका मतलब इस 50 क्वेश्चंस के साथ होते ही आपके टोटल, यदि पीछे के वीडियोस, अच्छा इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो के लिंक्स दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, ये चौथा क्वेश्चन का जैसे ही आप 50 क्वेश्चन तैयार करोगे, आपके 200 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो सपोज करो अगर ये 20 सेट अगर चला गया, तो 20 सेट का मतलब है 5 दूनी 10, 1000 क्वेश्चन लगभग आपके तैयार हो जाएंगे, और ये बहुत हेल्पफुल है आपके परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप सभी लोग फैलाइए, है ना, फॉरवर्ड कीजिए अपने सभी दोस्तों को जो लोग रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके प्रैक्टिस सेट के लिए। और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट में आपको, 10 से 15 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। तो इसको ध्यान रखें आप लोग कि जितना हो सके इसको फॉरवर्ड करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमको जरूर प्रोत्साहित कीजिए, ताकि हम ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। चलिए मिलते हैं अब अगले सेक्शन में, सेट नंबर 5 में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस बार एक पोस्ट निकालिए अपने लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।